जी। तो जो पहला टॉपिक है आपका पेपर 2 का, उस फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? पहले टॉपिक का मुंडा शासन व्यवस्था। उसी मुंडा शासन व्यवस्था को हमने कल देखा था। कल उस पर हमने चर्चा किया था आपके साथ। उस पर जो एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू पर आइए आपसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पेपर 2 के बारे में चर्चा हो रही है। मुंडा शासन व्यवस्था। एमसीक्यू को देखने के पीछे का उद्देश्य बस इतना है कि एक तो टॉपिक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए, और दूसरी बात, अगर कल को क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें। ठीक है, हम अब जब सेल्फ स्टडी करें तो हमें ये पता चले कि क्वेश्चन का फ्लेवर क्या है, क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, उसके अनुसार ही हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। यही मूल उद्देश्य है। पहला प्रश्न, झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय कौन सी जनजाति को जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा मुंडा। कल हमने आपको बताया था कि राज्य निर्माण के पीछे कई सारे और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन मुंडा जनजाति वो पहली जनजाति थी जो झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण को आगे बढ़ाया। इसी में एक देखिए, एक ऑप्शन असुर है। असुर याद रखिएगा, ये झारखंड क्षेत्र में आने वाली पहली जनजाति थी, प्रवेश करने वाली पहली जनजाति थी, याद रखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, झारखंड में मुंडाओं को का प्रवेश लगभग हुआ कब? 1000 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, 600 ईस्वी के आसपास, या 64 ईस्वी में? ये आपको बताना है। तो कब हुआ? हमने आपको बताया था कि मुंडा झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश कब हुआ है? तो 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। फिर आगे चलिए। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडाओं के प्रवेश के साथ कौन सी जनजाति का संघर्ष हुआ? जब मुंडा प्रवेश किए 600 ईसा पूर्व में, तो कौन सी जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ, इनका स्ट्रगल हुआ? आंसर होगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं, असुर। क्योंकि मुंडाओं के आने से पहले 3 जनजातियां यहाँ पहले से थी। वो कौन थी? असुर, बिरहोर और बिरजिया। बिरहोर और बिरजिया, ये 3 जनजातियां पहले से थी। हमने आपको बताया है कि असुर को लौह संस्कृति का आरंभक जनजाति कहा जाता है ना? लौह लौह संस्कृति का आरंभक। इसके अलावा असुरों के साथ भिड़ंत हुआ एक मान्यता के अनुसार, और असुर हारे, और मुंडाओं का क्या हुआ? विजय हुआ, और उसके बाद मुंडाओं ने यहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना कर दी। रीता या रीसा मुंडा संस्थापक हुए उस राज्य के, और जो पहले शासक के तौर पर जाने गए उसका नाम है सूतिया पाहन। तो ये सारी कहानी हमने आपको बताया था। तो मुंडाओं के प्रवेश के साथ मुंडाओं को कौन सी जनजाति के साथ संघर्ष करना पड़ा? असुरों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अगली चौथा जो प्रश्न है इसमें, इस टॉपिक पे, कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति का, देखिए, हर जनजाति में एक युवा गृह का कंसेप्ट है। युवा गृह का कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें वास्तव में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है। अब किसको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि देखिए, जब कोई लड़का या लड़की किशोर उम्र में एंट्री करता है, 10, 12, 13 साल, 14 साल का होता है, तो उनके उनके उनको समाज में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन प्रकार की चीजों को लेकर के एक ट्रेनिंग कैंप के तौर पर देखा जाता है युवा गृह को, जो लगभग सभी जनजातियों में आपको मिलेंगे। तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा गया है? गीती ओड़ा। गीती ओड़ा। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। मुंडाओं में खूंट से क्या तात्पर्य है? हम आपको कल बताए हैं कि खूंट वर्ड जो है मुंडारी भाषा में, या मुंडा खूंट को क्या किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है गोत्र, गांव, परिवार, या सरना। तो आंसर क्या होगा इसका? परिवार होगा। ठीक है, परिवार होगा। अभी तक तो आसान प्रश्न थे, आप आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न, 5 के बाद छठा नहीं, डायरेक्ट 7वां प्रश्न दिया गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, खूंट कट्टीदार से क्या तात्पर्य है?
किसे कहते हैं खूंट कट्टीदार? कल हम एकदम विस्तृत चर्चा आपसे किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी पढ़े लिखे किसान, ऑप्शन सी समान खूंट के किसान, और ऑप्शन डी जंगल को काटकर खेत निर्माण करने वाले किसान। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह परिवार जो सबसे पहले उस क्षेत्र में गया, जंगलों को काटा, काट कर खेत के लायक बनाया, उन्हें खूंट कट्टीदार कहा गया। मुंडाओं में, याद रखिएगा। और यही काम जो उरांव में करते हैं, उरांव में याद रखिएगा, उरांव जनजाति में यही काम जो पहले पहल आए और जंगल को काट करके खेत बनाए, उसको भूइहर कहा गया है। भूइहर, याद रखना है। ये भूइहर 2016 वाले पीटी में था। हो सकता है इस बार खूंट कट्टीदार रहे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। आगे, उरांव में जिसको भूइहर कहा जा रहा है, मुंडाओं में उसी को खूंट कट्टीदार कहा जा रहा है, याद रखना है। मुंडाओं में गांव को क्या कहा जाता है? गांव से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बारी, ऑप्शन बी हाथू, ऑप्शन सी पट्टी, और ऑप्शन डी पढ़ा। तो हमने आपको बताया था कि गांव को क्या कहा जा रहा है? हाथू कहा जा रहा है। और ये चीज आपको बताया था कि एक गांव है ऐसे, इस एक गांव में एक जगह ये है, एक ये है, एक ये है, और ये चार चीज हर एक मुंडा गांव में आपको मिल जाएगा। इसको आपने क्या कहा? सरना स्थल। सरना स्थल कहा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? शासन। इसको क्या कहेंगे? अखड़ा। और इसको क्या कहेंगे? तो युवा गृह। हर एक गांव में ये चार चीज आपको मिल जाएगा। सरना स्थल, जहां इनके देवी देवता का निवास स्थान है। शासन, जहां लोगों को दफनाया जाता था। अखड़ा, ये या तो यहाँ पे पंचायत की बैठक होती थी, ये सब पूछे जाएंगे भाई, बैठक होती थी। या तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह स्टेज हुआ करता था, यानी नृत्य संगीत यहाँ करते थे युवक युवतियां। ठीक है, ये है। और युवागृह, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही उम्र बढ़ रहा होता है किसी बच्चे का, उसको समाज के साथ किस प्रकार सामंजस्य बिठाना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, इस विषय पर बहुत सारी बातों को बताने के लिए यह व्यवस्था थी। आगे बढ़ता हूं जरा सा। मुंडा से क्या तात्पर्य है? और अगला प्रश्न कि मुंडा क्या है? तो मुंडा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए गांव का प्रमुख व्यक्ति, ग्राम पंचायत का प्रमुख, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी गांव का चौकीदार। तो इसमें सी होगा, याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्ति मुंडा का शाब्दिक अर्थ है, और ग्राम पंचायत का प्रमुख भी कौन है यहाँ पे? मुंडा। हमने आपको बताया था कि गांव के लेवल का जो पंचायत है उसको हातू कहा गया, और हातू का हेड जो है वो हातू मुंडा कहा गया, या सिर्फ मुंडा कहा गया। ये हमने आपको बताया है, राइट। तो मुंडा से तात्पर्य है गांव का प्रमुख व्यक्ति या ग्राम पंचायत का प्रमुख। नेक्स्ट 10वां प्रश्न क्या है? मुंडा, अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मुंडा शासन व्यवस्था में गांवों के समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पढ़ा, ऑप्शन बी खूंट, ऑप्शन सी पट्टी, और ऑप्शन डी हातू। तो हातू तो हो गया गांव, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ गांव के समूह पूछा जा रहा है, पट्टी, पट्टी कहते थे। और खूंट क्या हो गया? खूंट तो हो गया परिवार। ठीक है, तो ये पट्टी आंसर होगा, राइट। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब हमने अभी तक जो देखा कि पहले आपको हाथू हुआ, और कई हाथू मिलकर के क्या बनेगा? पट्टी बनेगा, है ना। चलिए आगे। मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी प्रमुख को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ देखिए, जैसे अगर हाथू के हेड है मुंडा, तो पट्टी का हेड कौन हुआ? ये प्रश्न है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन क्या क्या है पट्टी प्रमुख के लिए? तो ढोकलो, सोहोर, मांझी और मानकी। आंसर होगा क्या? मानकी, है ना। ये मानकी क्या है? तो हाथू नहीं बल्कि पट्टी के प्रमुख है। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मानकी, याद रखना। नेक्स्ट, अगला देखिए प्रश्न, पट्टियों के समूह से क्या तात्पर्य है? मतलब
कई सारे पट्टी मिलकर के क्या बन रहा है? तो ऑप्शन है परगना, पढ़ा, दिशुम परगना और पीड़। क्या आंसर होगा? कई सारे पट्टी मिलकर के पढ़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? पढ़ा बन रहा है। मतलब धातु, कई सारे धातु मिलकर के पढ़ा बना, पट्टी बना, और कई सारे पट्टी मिलकर के क्या बन गया? पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा, पीड़ जो यहाँ पे शब्द है ये हो लोगों का शासन व्यवस्था में मिलेगा, और परगना और दिसुम परगना ये संथालों में आपको मिलेगा। जब आप सारी जनजातियों को पढ़ लेंगे तो अब फिर और आसान हो जाएगा प्रश्नों को बनाना, क्योंकि फिर आराम से आप क्या कर देंगे? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, छांट देंगे। ठीक है। मुंडाओं की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किसे कहते हैं? मुंडाओं की सर्वोच्च, देखिए कार्यपालिका मतलब जो क्रियान्वित करती है। अगर आप भारत की सरकार पर बात करें, मैं जरा सा आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप भारत की सरकार पर चर्चा करें यहाँ, तो जैसे लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के तीन स्तंभ, एक तो कार्यपालिका, ठीक है, एक है वो हो गया विधायिका, और एक हो गया न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका तो मतलब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। चलिए, और विधायिका का मतलब होता है, देखिए सेंट्रल लेवल पे संसद, संसद, और राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर कौन हो जाएगा? तो विधान मंडल, राइट। और कार्यपालिका का मतलब होता है सीधा सीधी सरकार या मंत्री परिषद, मोदी सरकार जैसे। समझ में आई मेरी बात? जबकि संसद का मतलब, विधायिका का मतलब क्या हो गया? तो तीन चीज, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीज मिलकर के संसद होता है। और इस लोकसभा में जिसको बहुमत होता है वही उसकी सरकार बनती है, वही सरकार को कहा जाता है कार्यपालिका। तो कुल मिलाकर के कहा गया, प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि हाँ, मुंडाओं की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो जाहिर है ये पढ़ा पंचायत होगा, जो सबसे उच्च, जो सब तीसरे स्तर का, सबसे ऊंचे स्तर का जो प्रशासनिक विभाजन है पढ़ा, तो पढ़ा पंचायत, याद रखिएगा, वो होता है इसका सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को छांटना है आपको। पहला है कि पढ़ा राजा एक निर्वाचित पद था। पहली बात तो पढ़ा राजा कौन है? याद रखिएगा, ये जो जैसे हाथों के लेवल में मुंडा हेड हुआ, पट्टी का हेड हुआ मानकी, ऐसे ही पढ़ा राजा का हेड कौन हुआ? तो पढ़ा राजा। ठीक है। तो पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है कि पढ़ा राजा एक निर्वाचित पद था, इलेक्टेड पोस्ट था, इसको चुना जाता था, ये वंशानुगत नहीं था। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, भारत की प्रथम, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। भी सही है, हमने आपको बताया था, जब स्टेट का जो हेड है वही निर्वाचित हो जाए तो उसको आप गणतंत्र कहते हैं। तो और चूंकि यहाँ पढ़ा राजा ही निर्वाचित है, इसलिए इसको पहला गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कहा जाता है। कलम ने आपको बताया, बिल्कुल सही। तो दो सही हो गया, यानी उपरोक्त सभी होगा। तीसरा भी देख लेते हैं, मानकी एवं पढ़ा राजा के पास कोई राजस्व अधिकार नहीं था। देखिए मानकी और पढ़ा राजा जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लोग जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पट्टी और पढ़ा के जेड में, इनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पैसा से इनको मिलने का कोई जगह नहीं। समझ आ रही बात? तो ये याद रखिएगा, रेवेन्यू का सोर्स इनके पास नहीं था, तो राजस्व अधिकार नहीं था। अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रशासनिक अधिकार थे। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ा राजा एक वंशानुगत पद था। अभी आपने देखा कि वो एक निर्वाचित पद था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट है कि पढ़ा राजा के अधीन 4 कार्यपालक अधिकारी होते थे। 4 नहीं, ये कितने थे? 5 थे। 5 एग्जीक्यूटिव अधिकारी इनके अधीन काम करता था, ये भी गलत हो गया।
और ये सभी अधिकारी कौन थे? निर्वाचित थे। जी नहीं, हमने आपको बताया था कि ये अधिकारी वंशानुगत थे। ठीक है, अधिकारी क्या थे? वंशानुगत थे, और इसलिए ये भी गलत हो गया। ये सभी अधिकारी पढ़ा राजा को सलाह देते थे, बिल्कुल ये पढ़ा राजा को मदद करते थे, सलाह देते थे, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए एक बात और बता दूं आपको, अगर आप पूरे इस प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे निचले स्तर पर आप देखोगे तो हाथू है, हाथू के ऊपर पट्टी है, और पट्टी के ऊपर पढ़ा है, राइट। हाथू में कौन हेड है? मुंडा है। पट्टी में कौन हेड है? मानकी है। और पढ़ा में कौन हेड है? तो पढ़ा राजा है, याद रखिएगा। और इस पढ़ा राजा के अधीन, इसके अधीनस्थ, अधीनस्थ याद रखिएगा 5 अधिकारी थे, और ये पांचों अधिकारी वंशानुगत था, इनका चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो है वो निर्वाचित थे। और चूंकि राष्ट्र का प्रमुख ही निर्वाचित है, इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को पहला प्रथम गणतंत्र कहा गया है, फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम। करेक्ट, तो ये याद रखिएगा। ये पांचों अधिकारी कौन थे जी? ये देखिए पांचों अधिकारी, यहीं पे 17वां प्रश्न में दीवान है, ठाकुर है, पांडे है, कर्ता है, और लाल है। ठीक है, ये चलिए आगे। यहाँ देखिए मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तर में विभाजित था? तो यह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। अभी हमने दिखाया 3 स्तर, 1 स्तर, 2 स्तर, तीसरा स्तर। ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता और लाल, ये जो अधिकारी हैं, ये किसके अधीनस्थ कार्यरत थे? किसके अंडर में काम करते थे? अभी अभी बताया आपको, पढ़ा राजा के अधीन काम करते थे। तो ये कुछ प्रश्न रहा मुंडा शासन व्यवस्था पर। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ क्लियरिटी कम रह गया था वो अब पूरा हो गया होगा। एक बार फिर से अगर कोई दिक्कत होगा तो आप देख सकते हैं, चीजों को देख लीजिएगा।